Assalamu alaikum students and welcome back to my YouTube channel which is Prosy Quest, and I hope you all are good and fine. Today we are going to study about जेम्स जॉयस, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट राइटर माने जाते हैं मॉडर्न इंग्लिश लिटरेचर के। और इनका जो लाइफ स्पैन है वो 1882 से लेकर 1941 है। और ये एक आयरिश नॉवलिस्ट हैं और इसके साथ साथ ये एक शॉर्ट स्टोरी राइटर भी हैं, ये एक पोइट भी हैं और ये बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल राइटर माने जाते हैं 20th सेंचुरी के, क्योंकि इनके जो वर्क्स हैं वो आज भी मतलब मॉडर्न लिटरेचर में भी बहुत ही ज़्यादा अहमियत रखते हैं। अगर हम लोग इनकी पैदाइश की बात कर लें तो ये Feb 2 1882 में पैदा हुए, डबलिन में पैदा हुए। और ये एक आयरलैंड का जो है ये सिटी है। ये एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे। जोइस जो हैं ये 10 बहन भाइयों में से सबसे बड़े भाई कहलाते हैं। इनके जो फादर है स्टेनलेस जोइस, ये एक बहुत ही खुशगवार इंसान है, लेकिन फाइनेंशियली तौर पर ये एक इररिस्पॉन्सिबल मैन माने जाते हैं। इनकी जो मदर हैं जिनका नाम मैरी जेन म्यूरे है, ये एक कैथोलिक वुमेन थी। इनकी अर्ली लाइफ के बारे में और इनकी एजुकेशन के बारे में अगर हम लोग बात कर लें तो जो जॉयस हैं ये बहुत ही ज़्यादा ब्राइट स्टूडेंट थे और ये अपने स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में बहुत ही ज़्यादा एक्सीलेंस इन्होंने हासिल की और हमेशा ही एक ब्राइट स्टूडेंट के तौर पे इन्होंने वर्क किया है। यहाँ पे आपको आपकी स्क्रीन पे इनके स्कूल्स के नाम और इनके कॉलेजेस के नाम, इन्होंने 2 कॉलेजेस चेंज किए थे, उनके नाम नज़र आ रहे होंगे। और इन्होंने डबलिन में ही एक यूनिवर्सिटी अटेंड की थी, उसका नाम भी नज़र आ रहा होगा। सबसे मेन बात यह है कि इन्होंने मॉडर्न लैंग्वेज के अंदर अपनी स्टडी कंप्लीट की थी, ख़ास तौर पर फ्रेंच में। और ये लिटरेचर में बहुत ही ज़्यादा अहमियत रखते हैं। इनकी जो फ़िलोसफीज़ जो हैं उससे आजकल के जो स्कॉलर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर होते हैं। और इनकी जो पोइट्री है वो वेल वर्स्ड पोइट्री लिखी गई होती है और इनकी जो यूज़ ऑफ लैंग्वेज है वो बहुत ही ज़्यादा वेल किया जाता है, क्योंकि ओबियसली एक तो इन्होंने फ्रेंच पढ़ी हुई है और फिर वो बहुत ही ज़्यादा एक्सीलेंस भी रखते थे अपनी स्टडीज़ में ना, तो दैट्स वाई। अगर हम लोग इनकी अर्ली कैरियर और एग्ज़ाइल की बात कर लें तो 1904 में जॉयस जो है इनकी मुलाकात हुई थी नोरा ब्रैंकले से, जो कि इनकी बिलवर्ड थी और लाइफ लॉन्ग पार्टनर भी रही हैं। लेटर इन्होंने इनसे ये वाइफ भी रही हैं। ये जो कपल था इन्होंने इसी साल, जिस साल इन्होंने शादी की उसी साल इन्होंने आयरलैंड को छोड़ के ये शिफ्ट हो गए थे यूरोपियन के डिफरेंट सिटीज़ में। मतलब उस साल इन्होंने बहुत ही ज़्यादा शिफ्टिंग की थी, लाइक यूरोपियन के ही डिफरेंट सिटीज़ में, जिसमें टेरिसिट भी शामिल है, ज्यूरिच भी शामिल है, पेरिस भी शामिल है। जो हैं इन्होंने फाइनेंशियली तौर पर इन सालों में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया। किन सालों में? जिन सालों में इन्होंने शिफ्टिंग की। इन्होंने इतना स्ट्रगल किया कि ये इंग्लिश को एज अ टीचिंग जो है, मतलब एज अ टीचर जो है वो पढ़ाते भी रहे हैं डिफरेंट जगहों पे। उसके साथ साथ इन सालों में इन्होंने फाइनेंशियली सपोर्ट के लिए, मतलब इनके जो भाई हैं वो इनको फाइनेंशियली सपोर्ट भी करते रहे हैं। इनका अगर हम लोग फर्स्ट पब्लिकेशन देखें वो डबलिनर्स थी, जो कि 1940 में लिखी गई है। ये इनका फर्स्ट मेजर पब्लिकेशन थी। ये बेसिकली एक कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज़ है जिसमें ऑर्डिनरी डबलिनर की जो एक रियलिस्टिक और स्टाइल स्पार्क जो है उसको शो करवाया गया है। ये जो इनकी डबलिनर पोएम है ये डिपिक्ट करती है एक ऑर्डिनरी पर्सन को। और ये जो कलेक्शन है ये इंट्रोड्यूस करवाती है डिफरेंट थीम, जिसमें पैरालिसिस का थीम आ जाता है, एपिफेनी का थीम आ जाता है। और ये जो थ्रू आउट हिज वर्क ये जो 2 थीम है इनके हमें वो नज़र आएंगे। इसके बाद हम लोग इनके एक सबसे मेजर वर्क की बात कर लेते हैं, पोर्ट्रेट ऑफ आर्टिस्ट एज अ यंग मैन। ये जो है इन्होंने 1916 में राइट किया था। इनका ये जो वर्क है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है और ये बेसिकली एक सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है जो कि स्टीफन डिडोलस की अर्ली लाइफ के बारे में है। ठीक है, ये एक ऐसा करैक्टर है जो कि सिर्फ जॉयस के इसी वर्क में नज़र नहीं आता, बल्कि ये जो इनका करैक्टर है ये इनके थ्रू आउट, मतलब इनके इस नॉवल के बाद आने वाले जितने भी नॉवेल्स हैं उसमें भी नज़र आता है। इन्होंने इसमें ट्रेडिशनल नरेटिव टेक्निक्स को यूज़ किया है, स्ट्रीम्स ऑफ कॉन्शियसनेस को यूज़ किया है, फ्री इनडायरेक्ट डिस्कोर्सेस का इस्तेमाल किया है। इन जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है ये इनके थ्रू आउट द नॉवेल्स, जितने भी इन्होंने नॉवेल्स राइट किए हैं उसमें हमें नज़र आएगी।
इसके बाद हम लोग इनका मोस्ट मेजर वर्क की बात कर लेते हैं, जो कि है यूलिसिस, जो कि इन्होंने 1922 में लिखा हुआ है। ये एक ग्रेटेस्ट नॉवल है जो कि 20th सेंचुरी में आज भी लिटरेचर के कोर्स वर्क में शामिल है। अगर आप लिटरेचर पढ़ रहे हैं, ऑब्वियसली लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं आप जो सुन रहे हैं, और यूलिसिस जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क है, और ये लाजमी तौर पर जो भी हमारी लिटरेचर की फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं स्टूडेंट्स, उनके आउटलाइन में पाया जाता है ये वर्क। और ये 20th सेंचुरी में बहुत ही ज़्यादा अहमियत रखता है। ये जो नावल है ये बेसिकली ओडिसीज़ का पैरेलल स्ट्रक्चर के तौर पर माना जाता है, और ये तकरीबन एक सिंगल डे में राइट किया गया था, जून 16 1904 डबलिन में। और ये जो इसमें 3 मेन करेक्टर हैं, लियोपोल्ड ब्लूम, स्टीफन डेडलस, मैंने आपको पहले भी बताया था ना आर्ट वाला पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट का वर्क बताते हुए कि उसमें जो करेक्टर है वो जोयस के बाकी नॉवेल्स में भी नज़र आता है। स्टीफन डेडलस जो कि यूलिसिस में भी एक मेन करेक्टर के तौर पे वर्क कर रहा है, और इनका थर्ड करेक्टर जो था वो मॉली ब्लूम था, जो कि यूलिसिस में पाया जाता है। यूलिसिस जो है ये बेसिकली एक इनोवेटिव इसमें नरेटिव टेक्निक यूज़ की गई है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इनोवेटिव है। इसमें स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का इस्तेमाल किया गया है, और इसमें किसी मतलब जो करेक्टर्स हैं उनके इनर सेल्फ को डीपली एक्सप्लोर किया गया है। जो इसका जो फाइनल मेजर वर्क है वो है फिनगेंस वेक, जो कि 1939 में लिखा गया है। ये एक एक्सपेरिमेंटल वर्क है जिसमें ड्रीम्स की कॉम्प्लेक्सिटी को दिखाया गया है, और इसमें बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नरेटिव्स का इस्तेमाल किया गया है, और इसमें ब्लेंडिंग ऑफ लैंग्वेजेस का यूज़ किया गया है। ये जो बुक है वो बेसिकली हाईली चैलेंजिंग बुक है, जिसको एक्सटेंसिव स्कॉलरली एनालिसिस की ज़रूरत है। मतलब इस बुक को बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करके राइट किया गया है। बाद में इसकी हम लोग ये कुछ जो मैंने अभी बताए हैं ये कुछ इम्पोर्टेंट वर्क्स थे, इसके लाइफ के इम्पोर्टेंट वाक़यात थे जो मैंने अभी आपके साथ शेयर किए। इसकी ऑटोबायोग्राफी में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। इनकी लेटर लाइफ और डेथ के बारे में बात कर लेते हैं। जो इसकी जो बात की जो ज़िंदगी थी उसमें इन्होंने बहुत ही ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम्स को फेस किया, जैसे कि इनकी जो आई साइट के लिए इन्होंने बहुत ही ज़्यादा सर्जरीज़ कराई। इसके साथ साथ इन्होंने इन सर्जरीज़ और इन चैलेंजेस के बावजूद अपनी जो राइटिंग है उसको जारी रखा, और इन राइटिंग और अपने वर्क्स को जो है वो देर ब देर जो है वो उसको रिवाइज करते रहते थे। और इन्होंने वर्ल्ड वार 2 में, ठीक है, जोइस और उसकी जो फैमिली है वो फिर पेरिस से जो है ज्यूरिच में वापस आ गई थी। मतलब उन्होंने फिर से शिफ्टिंग कर ली थी, और वो वहीं पे ज्यूरिच में ही रहे थे जब तक उनकी डेथ नहीं हो गई। जेम्स जॉयस की जो डेथ है वो बेसिकली एक सर्जरी के दौरान हुई थी, जो कि अल्सर की सर्जरी हो रही थी, और इनकी डेथ हुई थी 13 जनवरी 1941 में। और ये बरिड भी जरिच में ही है। और इसके साथ साथ इनका बेशक थोड़ा वर्क है, स्मॉल बॉडी ऑफ वर्क है, लेकिन जो इसका जो मॉडर्न लिटरेचर में इन्फ्लुएंस है वो बहुत ही ज़्यादा इमेंस है। उनके जो इनोवेटिव यूज़ ऑफ लैंग्वेज है, नरेटिव टेक्निक्स हैं, ये आज भी स्कॉलर्स को वर्ल्ड वाइड इंस्पायर करती हैं। इनकी अगर हम लोग लेगेसी की बात कर लें, जो इसका जो वर्क है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब एक्सप्लोर करता है ह्यूमन कंडीशन को, उनके एक्सपेरिमेंट्स को और नरेटिव टेक्निक्स को, क्योंकि ये बहुत ही रिच लिंग्विस्टिक टेक्सचर को यूज़ करते हैं। ऑब्वियसली इन्होंने वो पढ़ी है, लैंग्वेज पढ़ी है, फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ी है, तो इनका जो राइटिंग स्टाइल है वो जितने भी राइटर्स हैं उनसे बहुत ही ज़्यादा मुख्तलिफ है। इसलिए इनकी जो राइटिंग है वो बहुत ही ज़्यादा रिच लिंग्विस्टिक टेक्सचर रखती है। यूलिसिस जो है ये एक लैंडमार्क वर्क है इनका, आजकल इनका भी और आजकल लिटरेरी मॉडर्निज्म का भी। और ये जो जिस दिन ये लिखी गई थी लाइक 16 जून को, तो उस दिन ब्लूम्स डे मनाया जाता है बिकॉज ऑफ दैट बुक, बिकॉज ऑफ दैट नावल। और ये जो डे है इसमें इस नावल को कमेमोरेट किया जाता है। ये जो उनके जितने भी वर्क थे, ठीक है, ये अहमियत रखते हैं लिटरेरी थ्योरी के तौर पर और क्रिटिसिज्म के तौर पर। आई होप कि आपको जेम्स जॉयस की ऑटोबायोग्राफी की, उनकी अर्ली लाइफ की बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अगर मेरा लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।